हेलो। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यह चाहूँगा कि आप सभी जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि ज्यों ही मैं एक नए वीडियो को अपलोड करता हूँ आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा और उस नोटिफिकेशन के ज़रिए आप मेरे अपलोड होने वाले नए वीडियो को तुरंत अध्ययन कर पाएंगे। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं, तुरंत नहीं कर पाते हैं, इससे एक नोटिफिकेशन जो है आपके यूट्यूब इनबॉक्स में शो होगा। आप इनबॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। अब चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जो है अगली वीडियो में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किरण आरेख किस प्रकार से खींची जाती है और इसकी जो 6 केसेस है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 6 केसेस क्या है। तो 6 केसेस को अगर ध्यान दें तो ये 6 केसेस में पहला केस अगर हम देखें तो वो क्या है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो पहला केस जो है वो आप देख सकते हैं। अगर बिम एक मिनट आप देख सकते हैं पहला केस पक्षों की स्थिति, बिंब की स्थिति, ये पहला कॉलम है। दूसरा कॉलम प्रतिबिंब की स्थिति का है और तीसरा कॉलम प्रतिबिंब के साइज का है और चौथा कॉलम प्रतिबिंब की प्रकृति का है। या अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेंगे उसके बारे में बताया गया है। तो पहला स्थिति जब वस्तु बिंब यानी वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो, तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी, सदैव फोकस पर ही प्राप्त होगी। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। अगर वही वस्तु सी से परे अर्थात वक्रता केंद्र के पीछे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो वैसी स्थिति में प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनती है। प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, तो यह प्रतिबिंब छोटा बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा। तीसरी स्थिति जब सी पर हो अर्थात वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब भी सी पर अर्थात वक्रता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो हमेशा ये याद रखें कि जब वस्तु सी पर हो और उसका प्रतिबिंब सी पे बने तो प्रतिबिंब का साइज जो है वो वस्तु के साइज अर्थात बिंब के साइज के बराबर होगा। और उसके बाद इसकी प्रकृति क्या होगी, तो ये वास्तविक तथा उल्टी होगी। अब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो तो क्या होगा, वस्तु सी तथा एफ के बीच अगर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी से परे अर्थात वक्रता केंद्र के पीछे। प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो विवर्धित अर्थात बड़ा होगा, वस्तु की तुलना में ये बड़ा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो ये वास्तविक तथा उल्टा। जब वस्तु F पर हो अर्थात फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो अनंत पे। और जब वस्तु अनंत पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बने तो वो अत्यधिक विवर्धित यानी अत्यधिक बड़ा होगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। अब वस्तु जब P तथा F के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, P तथा F के बीच में हो तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे। और प्रतिबिंब क्या होगा, तो बड़ा। और प्रकृति क्या होगी, तो आभासी तथा सीधा। एक चीज़ यहाँ आप ध्यान रखें कि जब भी कोई प्रतिबिंब वास्तविक हो, जैसा कि मैंने वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा पिछले के वीडियो में बताए हुए थे, वो जब भी प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वैसी स्थिति में प्रतिबिंब हमेशा उल्टी होती है। और जब भी प्रतिबिंब आभासी हो तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब उल्टा होगा
और आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब सीधा होगा। अवतल दर्पण में एकमात्र केस जो छठा केस या कुछ नए बुक के अनुसार इसे पहला केस भी कहा जाता है, ये P तथा F के बीच की दूरी जब वस्तु को रखा जाए तो यही एक केस है जिस दौरान जो है प्रतिबिंब जो आभासी तथा सीधा होता है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं इसके प्रतिबिंब किरण आरेख की ओर, और मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि मैं इसे आपको अच्छे से समझा दूं ताकि आगे आपको इसमें किसी तरह की कोई समस्या ना आए। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने के लिए मैंने कुछ 4 नियम कल बताए हुए थे पिछले वीडियो में। आप उसे अगर अच्छे से स्मरण कर लें तो प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने में काफ़ी सुविधा होगी। अब हम देखते हैं आज प्रतिबिंब किरण अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत अब हम लोग देखते हैं जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किरण आरेख कैसे खींचा जाए। उसका पहला केस जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पे हो, ये पहला केस है। आप ये देख सकते हैं AB एक वस्तु है जो अनंत पर स्थित है, यह एक अवतल दर्पण है। हम देख सकते हैं अवतल दर्पण का ये प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है। जब मैंने पहले बताए हुए थे पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के बारे में समझाते समय कि जब वस्तु अनंत पे हो तो जब उससे आने वाली प्रकाश की किरण को हम अनंत मुख्य अक्ष के समानांतर लेकर आएंगे प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने पर। और पहला नियम यह था कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं वस्तु ए बी आप यहाँ पर इंडिकेटर से आने वाली यह पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तथा परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। फिर नीचे से B पॉइंट से आती है प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है। अर्थात ये परावर्तित किरणें, मैंने वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में भी समझाया हुआ था, जब परावर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को काटे तो वह प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये परावर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को काट रही है, इसलिए ये आप देख सकते हैं स्वतः एक दूसरे को काट रही परावर्तित किरणें, इसलिए यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है तथा यह कहाँ बनी है तो फोकस पे बनी है। और अभी मैंने बताया था कि जब भी प्रतिबिंब वास्तविक हो तो वह उल्टा होता है। चूँकि यह सिर्फ फोकस पे परावर्तित किरणें स्वतः मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर ही काट रही है, इसलिए बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में काफ़ी छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा, परंतु यह वस्तु की तुलना में उल्टा ही होगा। ये पहला केस था। दूसरा केस जो है देख सकते हैं हम लोग B नंबर, जब वस्तु C से परे, आप ये देखिए ये C पॉइंट है यहाँ और C अर्थात वक्रता केंद्र, और वस्तु C से पीछे यहाँ AB दी गई है। तो मैंने बताया था जब भी प्रतिबिंब किरण आरेख खींचे तो एक पर किरण आपको वस्तु से हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर लेकर जानी है, जो कि आप देख सकते हैं कि ए से निकलती हुई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई। और मैंने बताया हुआ था कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरेगी, जो कि यहाँ जा रही है। अब दूसरी स्थिति हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब वस्तु C से परे हो, जब अर्थात C वक्रता केंद्र से पीछे हो, तो दूसरी किरण जो हम गुजारेंगे वो हमेशा वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, जो कि यह है। आप देख सकते हैं इसको, यह वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। और इसके विषय में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद पुनः वक्रता केंद्र से ही होकर जाती है। इस प्रकार इस किरण का परावर्तित मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण यह जब फोकस से होकर गुजर रही है इस बिंदु पर, ये ग्रीन वाले पे, ये पार्ट को ध्यान देंगे, यहाँ से होकर गुजर रही है, फोकस से होकर गुजर रही है, और ये किरण जो है
वक्रता केंद्र से होते हुए जब आती है अवतल दर्पण में, परावर्तन के बाद इसी से होकर गुजर रही है, तो यह एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। इस बिंदु पर, यह बिंदु जो है यह दर्शाता है कि वस्तु का काटन बिंदु यहाँ है। तो अर्थात ये जो रेखा होगी मुख्य अक्ष और काटन बिंदु के मध्य की जो दूरी होगी वह प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। अभी मैंने दूसरे केस पे देखा हुआ था, जैसा कि मैंने बताया था कि जब वस्तु सी से परे हो अर्थात वक्रता केंद्र से पीछे हो, तो वैसी स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, वो वास्तविक होगा, जो कि अभी मैंने जैसा आपको समझाया, क्योंकि स्वतः परावर्तित किरण एक दूसरे को यहाँ काट रही है इस बिंदु पर, इसलिए यह एक वास्तविक प्रतिबिंब है। उस दूसरी बात, जब यह वास्तविक प्रतिबिंब है तो यह सदैव उल्टा होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है उल्टा है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ इसे ए डैश से और ऊपर इसे बी डैश से इंडिकेट किया गया है इस बिंदु पर। मुझे आशा है कि आप इस विषय में समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अब हम लोग देखेंगे तीसरे और चौथे केस के बारे में। देख सकते हैं ये तीसरा केस, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ये सी है, अब देख सकते हैं यहाँ पर सी, ये वक्रता केंद्र है। अब तो वस्तु जब सी वक्रता केंद्र पर हो तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो वस्तु आप देख सकते हैं कि ये वक्रता केंद्र पर स्थित ए बी वो एक वस्तु है और उसकी प्रतिबिंब किरण आरेख पे अगर हम ध्यान दें तो जैसा मैंने बताया कि एक प्रतिबिंब किरण आरेख जो खींचेंगे तो एक हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, जो यह समानांतर गई, और समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। अब दूसरा केस इसमें जो था कि वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, क्योंकि वस्तु स्वतः सी पर है तो इसलिए हम वो प्रतिबिंब किरण आरेख जो खींचेंगे उसे सी से तो नहीं गुजारते, तो सी के आगे जो है फोकस से जाती हुई एक प्रकाश की किरण के बारे में हम लोग नियम पढ़े हुए थे, तो उसी नियम का उपयोग करेंगे। यहाँ से देखिए यह फोकस से होकर गुजरेगी और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि यह जो है परावर्तित किरणें, एक यह परावर्तित किरण और दूसरी यह परावर्तित किरण स्वतः एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है, जिस बिंदु पे वो काट रही है, इस बिंदु पे वो काट रही है, तो इस बिंदु से और मुख्य अक्ष के बीच की जो दूरी होगी यह वो प्रतिबिंब की दूरी होगी। आप देख सकते हैं कि वस्तु भी सी के ऊपर था और प्रतिबिंब भी वहीं सी के नीचे बन रही है। अर्थात जो नियम था जो मैंने अभी सारणी में आपको समझाया था कि जब भी कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसके आकार के बारे में अगर देखा जाए तो यह जब उसी स्थान पे बन रहा है तो निश्चित रूप से वह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही होगा। दूसरा, यह इसकी परावर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को काट रही है, इसलिए यह एक वास्तविक प्रतिबिंब है। अगली बिंदु अगर देखें तो मैंने अभी बताया था कि अगर वास्तविक किरणें स्वतः एक दूसरे को काटती है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब यह नीचे की ओर है, ये एक उल्टा प्रतिबिंब है। अब इसे मेरे एक कलर हटने के बाद आप इसे एक बार फिर से अच्छे से अवलोकन कर ले ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। चौथा केस जो है यह है चौथा केस, जब वस्तु C और F के बीच में हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है। अब ध्यान दें, वस्तु जब C और F के बीच में हो तो मैंने बताया हुआ था कि एक प्रतिबिंब किरण आरेख खींचते समय एक हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जाएंगे, तो यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, तो यह फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण जो है वो चूँकि जो है C और F के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में हम इसे C से गुजारेंगे, C से
एक तिर्यक प्रकाश की किरण देखेंगे हम लोग। तो ये देखिए प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में जाती हुई और परावर्तन होकर जब ये जाएगी तो ये सी से होकर गुजर रही है। सी से गुजरने के कारण ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को, ये प्रकाश किरण इस जगह पे और दूसरा प्रकाश किरण जब ये सी से होकर आ रहा है तो यहाँ इस बिंदु पर काट रहा है, अर्थात ये जो है वो प्रतिबिंब की स्थिति है। तो इस हम देखकर समझ सकते हैं कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो तो बनने वाला प्रतिबिंब सी से परे, ये सी है, सी से परे पीछे यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अर्थात सी के पीछे बनता है। दूसरा बिंदु इसकी आकार, प्रतिबिंब का आकार, तो हम चित्र को ही देखकर समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु की तुलना में बड़ा है। या दूसरा तरीके से अगर देखा जाए तो वस्तु जब सी और एफ के बीच में है और जब वो सी से पीछे बन रही है तो ये बड़ा ही बनेगा, यह याद रखने वाली बात है। अब हम देख सकते हैं कि यह चूँकि परावर्तन किरणें स्वतः एक दूसरे को काट रही है, इसलिए यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब भी वास्तविक है। यह प्रतिबिंब वास्तविक है और वास्तविक प्रतिबिंब है तो ये एक उल्टा प्रतिबिंब है वस्तु की तुलना, चूँकि वस्तु यहाँ ये अप डायरेक्शन में और इसका एरो डाउन डायरेक्शन में, अर्थात ये उल्टा प्रतिबिंब है। अर्थात चौथा जो अवतल दर्पण का केस है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने पर वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से पीछे परे और वस्तु के तुलना में बड़े आकार का, और प्रकृति अगर देखी जाए तो वास्तविक तथा उल्टी होगी। अब हम लोग चलते हैं पांचवें और छठे केस की ओर। ये पांचवा केस है। पांचवा केस अगर देखा जाए तो पांचवें केस को हम देखें, ये पांचवा केस है हमारे पास, जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर हो, फोकस पर। हम देख सकते हैं वस्तु कहाँ है, एफ पर। वस्तु कहाँ पर स्थित है, एफ पर, फोकस पर स्थित है। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो मैंने हमेशा बोला कि प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने समय एक किरण हमेशा मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष के समानांतर खींचेंगे, और जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण खींची जाए तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। ये फोकस से होकर गुजर गई। फिर से मैं इसे अच्छे से दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं यह फोकस पर स्थित वस्तु है। एक प्रतिबिंब किरण आरेख जब हम खींचेंगे तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर गई और समानांतर गुजर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, जो कि फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरी स्थिति वक्रता केंद्र से गुजारनी है, तो यह देखिए कि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पे गई, वक्रता तिर्यक रूप से जो है दर्पण पर पड़ी और दर्पण से परावर्तन के बाद वह वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। हम देख सकते हैं कि यह जो है एक दूसरे के लगभग समानांतर चलती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यह प्रतिबिंब जो है वो काफ़ी बड़ा और अनंत पर जाकर ये कटेगी, एक दूसरे को काटेगी, इसलिए यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, इसलिए इस छठे केस में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा वस्तु से काफ़ी बड़ा, चूँकि इसकी यह प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होगी। मुझे आशा है कि ये 5 आपको समझ में आ गए होंगे। छठे केस की ओर हम लोग चलते हैं। तो छठा केस क्या है, ये छठा नंबर केस है, जब वस्तु को फोकस, ये फोकस है और ये ध्रुव P यहाँ और ये फोकस के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब किरण आरेख कैसी होगी। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ देख सकते हैं कि वस्तु को जो है फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया। तो इसमें बाद के जो 2 नियम थे, थर्ड एंड फोर्थ लॉ, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किरण आरेख खींचने के लिए एक किरण जो है वो दर्पण पर, अवतल दर्पण पर से होकर जाएगी, जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगी परावर्तन के बाद। दूसरी किरण जो है वो ध्रुव पर पड़ेगी और पुनः जो है वो जिस एंगल से आएगी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा।
परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा, तो उसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी। तो जब हम दोनों परावर्तित किरणें को देखें कि अगर इसे बढ़ाया जाए और इसे बढ़ाया जाए तो ये वास्तविक रूप से कभी भी एक दूसरे को काटने वाली नहीं है, एक दूसरे को इधर तो नहीं काटेगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि कल्पना करते हैं, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परावर्तित किरणें अगर दर्पण के पीछे बड़ी होती, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर ये इधर ना जाकर इधर की ओर अगर बड़ी होती और ये दूसरी जो वक्ता केंद्र से होकर गुजरी है परावर्तित किरण, अगर वह भी दर्पण के पीछे बड़ी होती तो एक दूसरे को दर्पण के पीछे काट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने ये कल्पना की, क्योंकि दर्पण के पीछे अगर ये किरण चली जाती तो एक दूसरे को काट देती। तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी अर्थात काल्पनिक है। और मैंने बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधी होती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ बनने वाला प्रतिबिंब जो है वह एक सीधी प्रतिबिंब है। और वस्तु की तुलना में, यह वस्तु की तुलना में बनने वाला प्रतिबिंब का आकार बड़ा है और सीधा है। और कहाँ है, तो दर्पण से पीछे, दर्पण के पीछे। ये 6 केसेस हो गए अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के। अब जो है अवतल दर्पण के, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किरण आरेख कैसे खींची जाए। ये देख सकते हैं, यह जो नोट दिया गया है उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब किरण आरेख के लिए दी गई है। जब वस्तु बिंब अर्थात वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो यह फोकस F है ना, फोकस F पर दर्पण के पीछे। चूँकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है इसलिए यह पीछे दर्पण के पीछे बनेगी। प्रतिबिंब के साइज मतलब प्रतिबिंब की आकार क्या होगी, तो यह अत्यधिक छोटा और बिंदु के साइज का होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी अर्थात काल्पनिक है, तो प्रतिबिंब सीधा ही होगा। दूसरी की स्थिति जो है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच में हो, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव तथा फोकस के मध्य होती है, जो कि दर्पण के पीछे होता है। प्रतिबिंब का साइज तो यह भी छोटा होगा और प्रकृति क्या होगी, तो आभासी तथा सीधी होगी। अब हम इसके प्रतिबिंब किरण आरेख की ओर चलते हैं। आप ये दोनों केस को यहाँ देख सकते हैं। यह पहला केस, जब वस्तु कहाँ है, यह वस्तु है जो कि अनंत पर स्थित है। जब ये अनंत पर स्थित है तो इससे आने वाली प्रकाश की किरणें वो मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी। हम यहाँ ध्यान दें तो यह एक उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण में मैंने बताया था कि इसका फोकस काल्पनिक होता है जो दर्पण के पीछे होता है। तो ये इसका मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष है और इसका फोकस, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र। अगर अब हम ध्यान दें तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, एक ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें और परावर्तन के बाद वो इस प्रकार से परावर्तित हो रही है। दूसरा नीचे की ओर देखिए, यह मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जो है वो अपसरित हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, चूँकि ये परावर्तित किरणों को भिन्न दिशाओं में फैला देती है। अब हम ध्यान दें कि चूँकि परावर्तित किरणें या एक परावर्तित किरण दूसरी परावर्तित किरणें कभी एक दूसरे को स्वतः काट नहीं सकती या पीछे काटना संभव नहीं है, तो अगर हम परावर्तित किरणों को काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाएं तो वह फोकस से होकर गुजर रही है। यहाँ हम देख सकते हैं, तो इस पोजीशन पे हम देख सकते हैं या फोकस पे जो है काल्पनिक रूप से एक दूसरे को काट रही है परावर्तित किरणें। जिस पॉइंट पर ये काट रही है वह मुख्य अक्ष के में स्थित फोकस बिंदु है। अर्थात जब उत्तल दर्पण में, जैसा कि अभी मैंने यहाँ दिखाया आपको, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब फोकस ऐप पर दर्पण के पीछे बनेगी और जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं
इस फिगर में हमने देखा प्रतिबिंब यहाँ फोकस पे बनेगा, और चूंकि ये फोकस पे बनेगा तो ये काफ़ी छोटा बिंदु के आकार का होगा। और चूंकि यह काल्पनिक है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो काल्पनिक अर्थात आभासी प्रतिबिंब है, तो यह सीधी ही होगी और वस्तु की तुलना में काफ़ी छोटी होगी। उसके बाद दूसरी केस की ओर हम लोग चले। ये दूसरा केस है बी नंबर, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु अब यहाँ ध्यान देंगे, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति P और F, P तथा F अर्थात ध्रुव तथा फोकस के बीच में दर्पण के पीछे बनेगी और यह छोटी और आभासी तथा सीधी होगी। अब हम लोग चित्र पे ध्यान देते हैं। हम इस चित्र को अगर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि इस चित्र में अगर देखा जाए तो ये दूसरा चित्र है। यह उत्तल दर्पण है, यह दर्पण का मुख्य अक्ष है, वस्तु यहाँ स्थित है और ये ध्रुव है। तो ध्रुव और अनंत, ये बैक साइड को हम अनंत ले सकते हैं, ये अनंत वाले क्षेत्र हैं, लेकिन यह जो है अनंत और ध्रुव, अनंत और ये अनंत है और ये ध्रुव है, तो अनंत और ध्रुव के मध्य वस्तु यहाँ स्थित है। तो दूसरा जो प्रतिबिंब किरण आ रही खींचने के लिए जो नियम था उत्तल दर्पण का, एक मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाने, तो हम देख सकते हैं कि यह मुख्य अक्ष के समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण है और समानांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अपसरित हो जाती है उत्तल दर्पण में, तो यह अपसरित हो गई। दूसरी जो है वो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, तो चूंकि वक्रता केंद्र इसकी दर्पण के पीछे यहाँ स्थित है, तो हमें कल्पना रेखा को इस प्रकार से खींचनी है कि वो प्रतीत हो कि वो सी से होकर गुजर रही है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यह जो प्रकाश की किरण आ रही है वह बिल्कुल इस प्रकार से, और इसे बढ़ाया जाए तो यह वक्रता केंद्र से होकर गुजर जा रही है। और पहले वाले यह इस प्रकार के परावर्तित किरण को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो हम देख सकते हैं कि ये वस्तु एक दूसरे को इस बिंदु पर अर्थात इस स्थान पर काट रही है। तो हम देख सकते हैं कि बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रही है। वह आकार में वस्तु की तुलना में काफ़ी छोटा है, आकार में हम देख सकते हैं जो आकार में काफ़ी छोटा है। बोल रहा था कुछ।